बीजेपी इस शख्स को समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ बता रही है। वहीं सपा ने इससे इंकार किया है। जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है नवाब सिंह यादव। उत्कर्ष, आज पहला सवाल यही है कि नवाब सिंह यादव है कौन? क्या प्रोफाइल है इस शख्स की? ये क्या काम करता है और क्या वाकई ये समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है वरुण कि ये कहना कि ये समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये गलत होगा। और इसलिए गलत होगा क्योंकि समाजवादी पार्टी ने खुद एक चिट्ठी जारी की है कि 5 सालों से ये व्यक्ति पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त था। तो जो व्यक्ति कभी पार्टी से जुड़ा नहीं रहा, वो विरोध में रहे या समर्थन में रहे, आप उसकी चिट्ठी जारी करेंगे ही नहीं। आपने चिट्ठी जारी की है, मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि 5 साल पहले समीकरण शायद बेहतर थे। हाँ, एक ज़रूर है कि वो जो तथ्य सामने आया, उससे एक बात स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है कि शायद 5 सालों से नवाब सिंह यादव का समाजवादी पार्टी से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था, लेकिन उसके पहले के लिंक हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इसी साल लिखी गई और पिछले ही महीने जुलाई में लिखी गई एक चिट्ठी को इस बात का आधार बना रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नवाब सिंह यादव की माता जी के देहांत के बाद एक सांत्वना की चिट्ठी उनके परिवार को और उनको लिखी थी। तो उनका ये कहना है कि जो व्यक्ति पार्टी में नहीं था, अगर वो मान लीजिए पार्टी में नहीं था, तो कहीं ना कहीं तो वो करीबी था। आप हर एक व्यक्ति को इस तरीके की चिट्ठी नहीं लिखते हैं, तो आपने वो चिट्ठी लिखी है, मतलब कोई ना कोई लिंक है। दूसरा, जो कन्नौज के जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, उनकी चिट्ठी आई है, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि 5 सालों से पार्टी विरोधी गतिविधि में व्यक्ति शामिल था और वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ घूम रहा था। लेकिन उस बात से एक बात जो बनती है, एस्टेब्लिश होती है, कम से कम वो ये कि 5 साल से पहले, यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान तक, तो कम से कम नवाब सिंह यादव का समाजवादी पार्टी से एक लिंक था या समाजवादी पार्टी से एक जुड़ाव था। जहां तक समाजवादी पार्टी का एक रुख है, और आपने वो बात पूछी नहीं, लेकिन मैं उसको जरा मेंशन कर देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने पूछा कि वो किस तरीके का व्यक्ति था या क्या वो बातें थी। पर एक बात जिसका हमको खूब ध्यान देना चाहिए, वो ये कि नवाब सिंह यादव कहीं ना कहीं एक सोशली इन्फ्लुएंस्ड व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसका कि उस एक सीमित क्षेत्र में एक तरीके से एकाधिकार या फिर कम से कम वर्चस्व है। वो धनबल के कारण है, वो बाहुबल के कारण है, वो अपने कॉलेजों, अपनी संस्थाओं को चलाने के कारण, जिस भी कारणों से है, वो है। इसके अलावा एक बात और है, पिछले 24 घंटे में कई सारी तस्वीरें, कई सारी फोटो सोशल मीडिया पर आई हैं, जिनमें से कई फोटो नवाब सिंह यादव की इस तरीके की भी हैं जिसमें वो जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ भी दिखाई दे रहा है। और तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल उठने शुरू हुए कि अगर वो सिर्फ समाजवादी पार्टी का व्यक्ति था, तो फिर एक दूसरी सरकार में, जहां अधिकारी जिलों में कम से कम सरकार के ही चेहरे होते हैं या सरकार की व्यवस्था का अंग होते हैं, उनके कार्यक्रमों में व्यक्ति क्या कर रहा है। और जी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि नवाब सिंह यादव कहीं ना कहीं सोशली, अपने धनबल के कारण, अपने बाहुबल के कारण एक प्रभावशाली व्यक्ति था, जो कि कोई भी समय हो, और हम हमेशा एक बात जानते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में कि जो व्यक्ति प्रभावशाली होते हैं वो सत्ता से दूर नहीं रह पाते। और इसीलिए पिछले 5 सालों की वह कई तस्वीरें हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता निकाल कर बता रहे हैं, और वो ये बताना और ये साबित करना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी से वो व्यक्ति 5 साल से संपर्क में नहीं था, लेकिन भाजपा से संपर्क में था। एक लाइन में सवाल का जवाब जो खत्म करूं, पूरी रत्ताकशी कन्नौज में वरुणा इस बात की दिखाई दे रही है कि नवाब सिंह यादव किसका नया दोस्त था। पुराना दोस्त था, उसका इतिहास तो दिख रहा है। नई ठीक है। दोस्ती किसके साथ है और ये अपराध होने तक दोस्ती किसके साथ है, ये स्टैब्लिश करने की कोशिश है। जी। उत्कर्ष, बात अब करते हैं नवाब सिंह पर दर्ज मुकदमों के बारे में। नवाब सिंह यादव पर कुल कितने मुकदमे दर्ज हैं और क्या ये गंभीर किस्म के मुकदमे हैं? मतलब ये बहुत सीधा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पुलिस के हिसाब से नवाब सिंह किस श्रेणी का अपराधी है? देखिए, नवाब सिंह यादव पर अब इस मामले में, जो रेप का प्रयास का मामला है, इसको अगर जोड़ लिया जाए तो ये 16वां मुकदमा है जो उसके खिलाफ दर्ज हुआ है। इससे पहले कन्नौज सदर थाने में अधिकतर मुकदमे दर्ज हैं और 15 मुकदमे नवाब सिंह यादव पर दर्ज हैं। इसमें से कई सारे मुकदमे ऐसे हैं जो कि हम राजनीतिक क्रियाकलापों में देखते हैं, जिसमें कि धरना प्रदर्शन जैसे मामले भी शामिल होते हैं, और नवाब सिंह के कई जुड़े समर्थक या नवाब सिंह से जुड़े लोग उसको राजनीतिक मुकदमा बताते हैं। लेकिन कुछ एक मुकदमे गंभीर धाराओं में है वरुण, जिसमें कि बलवा, जिसमें कि धमकी, जिसमें कि आपराधिक षड्यंत्र के मुकदमे भी शामिल हैं। और ये वो गंभीर धाराएं हैं जिसके बाद जो आप पूछना चाह रहे थे स्पष्ट रूप से कि नवाब सिंह यादव पर क्या गंभीर मुकदमे हैं, तो कुछ एक हैं, लेकिन जो संख्या है कुल 16 की, और उसमें सबसे गंभीर मुकदमा तो अब ये हुआ है जिसको लेकर हम ये पूरी चर्चा कर रहे हैं। ये जो खबर है या जो कन्नौज का प्रकरण है, ये इतना चर्चित हुआ है, रेप के प्रयास का मामला। लेकिन इसके अलावा नवाब सिंह यादव पर जो अधिकतर मुकदमे हैं,
वो उस तरीके के हैं, जैसा मैंने पहले सवाल के जवाब में भी कहा कि जब कोई राजनीति से जुड़ा व्यक्ति होता है तो कई सारे प्रदर्शनों में कई सारे कारणों से भी मुकदमे होते हैं, वैसे मुकदमे हैं। लेकिन बलवे के साथ साथ पलवा एक ऐसा मामला हो जाता है जो कि गंभीर अपने आप में है। इसके अलावा आपराधिक षड्यंत्र के जो मामले हैं वो गंभीर हैं, और मतलब पहले भी गंभीर धाराओं में मुकदमे नवाब सिंह यादव पर दर्ज रहे हैं वरुण। ठीक है उत्कर्ष, एक सवाल मेरा आपसे ये कि पीड़िता की रिश्तेदार नवाब सिंह को क्या पहले से जानती थी? क्योंकि जो वीडियो सामने आया है उसमें वो बैठी हुई दिख रही है। मतलब सवाल ये कि पुलिस क्या इस एंगल से भी कोई जांच कर रही है? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है ये बात कहीं न कहीं एस्टेब्लिश हो रही है कि वो रिश्तेदार जानते थे, और उसके 2 आधार हैं। एक, जो वीडियो की बात आपने अपने सवाल में कही वो बिल्कुल सही है कि वीडियो में पीड़िता की रिश्तेदार हमको दिखाई दे रही है और बुआ बताई जा रही है वो उस पीड़िता की। इसके अलावा एक दूसरा कारण ये है क्योंकि ये पूरा जो प्रकरण है, और आपको भी पता होगा, हमने कई सारी रिपोर्ट अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर इसको लेकर बनाई हैं। ये जो पूरा प्रकरण है ये देर रात का है। देर रात को पीड़िता या वो अपनी बुआ के साथ नवाब सिंह के उस संस्था पर क्यों गए, वो उस कॉलेज पर क्यों गए? मतलब अगर आपको जो उसमें पूरी कहानी पर उसमें जो 1-2 सवाल उठ रहे हैं, कानूनी तौर पर भी मुझे लगता है वो सवाल उठेंगे कि अगर बात नौकरी की थी, तो रात को 9 बजे, 11 बजे के आस-पास अगर आप एक संस्थान पर जाते हैं या नौकरी देने का कोई आपको वादा करता है, तो यानी इससे पहले तो कम्युनिकेशन हुआ होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार किसी से मिलने पहुँचे, बात हुई होगी। उस बात के जवाब में ये कहा गया होगा कि अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, मिलने आ जाइए, हम आपकी नौकरी की व्यवस्था देख लेंगे, हम आपको नौकरी दिलवा देंगे। पर नौकरी के लिए इससे पहले अप्रोच हुआ होगा जिसके संबंध में मिलने की बात आ रही है। इसके अलावा जिस तरीके से वो सीधा रात को एक व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस भी होगा कि अगर आप देर रात को जा रहे हैं कि ठीक है, इस व्यक्ति से समय मिला जा सकता है। और जो एक वीडियो आया है, जिस वीडियो का आप भी जिक्र कर रहे हैं, और उसपे वो जो पीड़िता की बुआ है, वो जिस तरीके से नवाब सिंह के साथ बैठी दिखाई दे रही हैं या सामने ही बैठी दिखाई दे रही है, वो कहीं न कहीं बताता है कि कोई ना कोई बातचीत या कोई ना कोई बातचीत ही हो रही है, उसमें जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और जो अवस्था है, वो अवस्था वो वीडियो में हमने देखी है। तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर भी संभावना है कि हाँ, ज़रूर ये हो सकता है कि पीड़िता या पीड़िता के रिश्तेदार, वो जो बुआ खास तौर पर, नवाब सिंह को पहले से जानती हो। किस तरीके की वो जान-पहचान है, ये मुझे लगता है कि एक बार नवाब सिंह से या ज़रूरत पड़ने पर उनकी बुआ से भी जब पूछताछ होगी, तब वो एस्टेब्लिश हो पाएगा। हम जो कह रहे हैं वो परिस्थितिजन्य कयासों पर या उन परिस्थितिजन्य चीज़ों पर कह रहे हैं कि जो कि उस परिस्थिति में दिखाई दे रही है। इसमें से कई चीज़ों का मैं बहुत स्पष्ट कर दूँ क्योंकि एक लीगल मामला है। कई चीज़ों का स्पष्टीकरण या कई चीज़ों का जो एक अंतिम पक्ष होता है या जो एक दूसरा पक्ष होता ठीक है। है, वो पूछताछ के बाद सामने आएगा। लेकिन जो चीज़ें दिख रही है, वो क्या दिख रही है वो मैंने आपको बताया। ठीक है। उत्कर्ष, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि पीड़िता ने कब और किन हालातों में पुलिस को फ़ोन किया? और पुलिस ने जो वीडियो बनाया, वो सोशल मीडिया में लीक कैसे हो गया? देखिए जो पहली बात है, आपने बोला कि कब और कैसे फ़ोन किया, थोड़ा-सा बातें पिछले सवाल के जवाब में आ गई, लेकिन मैं उस पूरी टाइमलाइन को एक बार ज़िक्र कर देता हूँ तो आप समझ जी, जाएँगे। जो बिल्कुल। जानकारी है वो ये है कि पीड़िता और उसकी बुआ लखनऊ किसी काम से गए थे, वो लखनऊ से वापस लौटे और उनकी नौकरी के सिलसिले में नवाब सिंह यादव से बातचीत हुई थी। उनको तिरवा पहुँचने में, कन्नौज पहुँचने में देर हुई, रात हुई। रात के वक़्त फिर उन्होंने तय किया कि ठीक है, नवाब सिंह यादव ने कहा था तो अभी ही जाकर मिल लेते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं 9 से 11 के बीच का वक़्त बताया जा रहा है, जब वो वहाँ पर बैठे पहुँचे में वो जो कॉलेज की बात आ रही है वहाँ पर, और उसके बाद पीड़िता की जो बुआ है वो बाथरूम गई तो पीड़िता के साथ नवाब सिंह यादव ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और उसके कपड़ों और उसके शरीर से छेड़खानी की कोशिश की। इसी कोशिश के दौरान किसी तरीके से पीड़िता को मौका मिला और वो उसी परिसर में जहाँ पर वो अपनी बुआ के साथ गई थी, उसी परिसर में वो किसी दूसरी जगह पर जाकर जो हेल्पलाइन नंबर है 112 उस पर उसने कॉल किया 112 पर। और 112 पर कॉल करने के बाद जो पुलिस की रिएक्शन टीम होती है, जो 112 की हेल्पलाइन टीम होती है, वो उस स्थान पर पहुंचती है। अब उसके बाद नवाब सिंह की गिरफ्तारी होती है, पीड़िता की शिकायत पर होती है, उससे प्राथमिक तौर पर वहाँ पूछा जाता है कि आप कब आए थे, कितने बजे पहुंची थी, कहाँ है वो, और वो पीड़िता ही पुलिस को ले जाती है। जो दूसरा सवाल है वीडियो का, प्राथमिक तौर पर और वापस ये अपुष्ट सूत्रों से है क्योंकि कई सारी बातें रिकॉर्ड में नहीं आई गई हैं, और अगर कोई पुलिसिया कार्रवाई का वीडियो है वो सोशल मीडिया पर कैसे आया, ये अपने आप में एक सवाल है जिसका कन्नौज पुलिस को आधिकारिक तौर पर जवाब देना होगा। लेकिन जो सूत्रों के जरिए बातचीत जानकारी सामने आई है वरुण, उसमें एक बात ये है कि पहली बात, ये जो पूरा का पूरा वीडियो है ये उस
पहली टीम ने बनाया है जो कि उस जगह पर पहुंची थी और जिसका उस पीड़िता के साथ संपर्क हो रहा था लोकेशन ट्रेसिंग के लिए पहुंचने के लिए, जिसको की मदद के लिए फोन किया गया था। तो ये उस टीम ने वीडियो बनाया है। वो टीम जब ये वीडियो बनाती है तो वो लड़की उसमें उसकी आवाज आती है, पीड़िता की आवाज सुनाई दे रही है, चेहरा उसमें नहीं दिख रहा, और वही वो लोकेट करती है। और उसी में ये जो बातचीत है कि आप कितने बजे पहुंची, कैसे मिली, क्यों आई थी, वो जो शुरुआती एक पूछताछ है वो उस वीडियो के चालू वीडियो में ही बनते वक्त हो रही है। उस वीडियो को जानकारी के लिए, सबूत के आधार पर, या मीडिया में ढेर सारे सवाल नवाब सिंह की गिरफ्तारी पर उठ रहे थे, या उस इलाके में एक माहौल ऐसा बन रहा था कि जो कई सारे समर्थक थे गिरफ्तारी के बाद वो इकट्ठा हो गए थे, उनके मन में विश्वास पैदा करने के लिए क्या लीक किया गया, क्या जानबूझकर लीक किया गया या प्रसारित किया गया, इसका स्पष्टीकरण करना उस पुलिस से ही आएगा। लेकिन प्राइमा फेसी जो सोर्सेस बता रहे हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, ये वही वीडियो है जो पहली टीम जब पहुंची थी उस पीड़िता के फोन के बाद, उस टीम ने इस वीडियो को बनाया है। ठीक है उत्कर्ष, लेकिन रात के वक्त नौकरी के लिए पहुंचना, फिर पीड़िता के साथ छेड़छाड़, फिर पुलिस का पहुंचना, फिर वीडियो का लीक होना, फिर नवाब सिंह यादव का बयान देना, नवाब सिंह के समर्थकों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? हूबहू वही जो सवालों की शक्ल में आपने कहा, वो उसको वाक्यों की शक्ल में कह रहे हैं। उनका यही कहना है कि भाई अगर कोई व्यक्ति को ये कह रही है पीड़िता या जो जिस तरीके का आरोप है कि अगर वो पहली बार मिले, तो अगर पहली बार मिले तो कौन रात बेरात किसी के घर इस तरीके से जाता है। हालांकि मैं उस तर्क से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ। उसको दूसरे शब्दों में कई बार हम कानूनी प्रक्रिया में देखते हैं कि वो कैरेक्टर असोसिएशन की भी प्रक्रियाएं होती है कि आप सवाल ही उस पीड़िता पर उठा दीजिए और उससे आपका जो ग्राउंड है वो मजबूत होता है, वो दिखाई देता है। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू है जो आपने कहा कि समर्थक क्या कह रहे थे। तो वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जानकारी थी, कहीं ना कहीं एक दूसरे को जानते थे, इसीलिए वो उस कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं नौकरी दे दी जाएगी, वो वहां पर पहुंच गए। दूसरी बात ये भी आ रही है कि क्यों रात बेरात पहुंचे। तीसरी बात ये आ रही है कि बड़े आराम से वो पीड़िता बाहर निकली। अगर मतलब उसमें उनके समर्थकों का एक दलील ये है कि नवाब सिंह के समर्थकों की कि अगर पीड़िता ने फोन किया ठीक है, लेकिन फोन करने के बाद से लगातार वो वहां पर नहीं पहुंची, वो पुलिस टीम से मिली, पुलिस टीम को गाइड करके अंदर ले गई, और तब तक अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की कोशिश कर रहा है और वो लड़की वहां से गायब रहे, तो क्या वो उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन वो बड़े आराम से बुआ से बात कर रहा है। दूसरा, बुआ परेशान नहीं हुई कि मेरे साथ जो लड़की आई थी वो गायब है, वो नहीं दिख रही है, वो कहाँ है। तो जो नवाब सिंह के समर्थक हैं जिन्होंने घेराव भी किया था, उनका ये कहना है कि वो जो मामला है ये फैब्रिकेटेड है। उनका ये कहना है कि मामला राजनीति से प्रेरित है, इस मामले को तैयार किया जा रहा है, इस मामले को बनाया जा रहा है। अब उनके कहने में कितना सही है कितना गलत है, मुझे लगता है वापस एक तो ये मामला पुलिस जांच में कितना बढ़ के निकलेगा, कितना बड़ा होगा, वहां से पता चलेगा। दूसरा, कोर्ट में जब ये पूरा मामला जाता है, कोर्ट की प्रक्रियाओं में, और वहां पर जो दलीलें आएंगी कितनी सही कितनी गलत, क्योंकि दलीलें हर पक्ष की होती है, कौन सही है कौन गलत है ये अदालत में तय होगा, साक्ष्यों से तय होगा, सबूतों से तय होगा। ठीक है उत्कर्ष, बीजेपी इस मामले में समाजवादी पार्टी को घेर रही है। आज सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने क्या कुछ कहा उत्कर्ष, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। पहले तो इस बात की अहमियत को इस तरीके से हमारे तमाम दर्शक जो बेहद मुझे लगता है बेहद समझदार हैं समझते भी होंगे, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ। ऐसे समझिए कि उत्तर प्रदेश के एक जिले में लॉ एंड ऑर्डर का एक मसला अगर दिल्ली से एड्रेस किया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले को एक सियासी मौके के तौर पर भी देख रही है, जिसके जरिए वो समाजवादी पार्टी को घेरना चाहती है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ही यही है कि वो इस मामले को सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक जिले का लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं मान रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल आपने मुझसे पूछा है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 बातें प्रमुख रूप से कही गई। एक, समाजवादी पार्टी और नवाब सिंह यादव की लिंक को भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम आधारों पर, तस्वीरों के आधार पर स्टैब्लिश करने की कोशिश की, जो कि सोशल मीडिया पर भी खूब प्रचलित है, जिसका हमने भी जिक्र किया है कि जो पुरानी तस्वीरें हैं, जो चुनाव लड़ने के दौरान, प्रबंधन के दौरान समाजवादी पार्टी मुख्यालय की तस्वीरों का हवाला दिया गया कि ये मुख्यालय की तस्वीरें हैं। उस चिट्ठी का हवाला जो कि सांत्वना की चिट्ठी अखिलेश यादव की ओर से लिखी गई नवाब सिंह यादव को और उनको एड्रेस करते हुए उनके परिवार को, तो ये बताने की कोशिश की गई कि नवाब सिंह यादव का समाजवादी पार्टी से सीधा लिंक।
दूसरा, जो मैं आपसे पहले सवाल के जवाब में कह रहा था कि एक परसेप्शन की लड़ाई लड़ी जा रही है कि कैसे उत्तर प्रदेश में एक छवि भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है कि समाजवादी पार्टी के लोगों का आपराधिक गतिविधियों से सीधा जुड़ाव होता है, और वो भी खासतौर पर ऐसे मामलों से जहां की महिला उत्पीड़न या यौन दुराचार से संबंधित मामले होते हैं, अयोध्या और अयोध्या के बाद कन्नौज, और ये इसी क्रम में कहा गया। तो दूसरी बात ये कही गई। तीसरी बात, समाजवादी पार्टी के स्टैंड को लेकर सवाल पूछा गया, क्योंकि हमने मिल्कीपुर के अयोध्या के मामले को लेकर देखा था, माफ कीजिएगा, अयोध्या के मामले को लेकर देखा था कि कैसे डीएनए जांच की मांग से लेकर कई सारी मांग आई थी। इस बार जो एक अलग से चुप्पी है या फिर नवाब सिंह यादव से सिर्फ पल्ला झाड़ने की कोशिश है, उसके बाद आरोपी के पक्ष में या समर्थन में कुछ नहीं है, उस मामले को लेकर भी सवाल पूछे गए कि समाजवादी पार्टी जब लगातार गिर रही है तो बैकफुट पर क्यों जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।